हेलो डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारी पोयम इफ का, जिसे रडियार्ड किपलिंग ने लिखा है, उसका वर्कशॉप। उम्मीद है कि आपने इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखा होगा। Read the following bits of advice and state whether you agree or disagree with them. इस टेबल में हमें कुछ एडवाइस दी गई है, यानी सलाह दी गई है। आपको बताना है कि ये जो एडवाइस दी गई है ये सही है या गलत। पहली एडवाइस, गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स, कि जब दूसरे गलती करते हैं तब आपको गुस्सा आना चाहिए। ये बात सही है या गलत? ये गलत बात है, क्योंकि अगर कोई गलती करे तो आपको प्यार से उनकी गलती समझानी है, फिर दोबारा गलती ना हो उसके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी दूसरी एडवाइस है, कीप फ्रेंडशिप विद ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, कि हर तबके के लोगों से, अमीर गरीब जैसे भी हों, हर टाइप के इंसान के साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। ये बात सही है या गलत? ये सही बात है। तीसरी एडवाइस, रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, कि परेशानियों से भाग जाना चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो परेशानियों से भागते हैं वो अपनी परेशानियों को बढ़ाने का काम करते हैं। ये छोटी छोटी परेशानियां आगे चलकर पहाड़ बन जाती हैं। चौथी एडवाइस, हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर, कि अमीर लोगों से नफरत करिए और गरीबों की मदद करिए। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अच्छे बुरे इंसान जो होते हैं वो हर तबके में आपको मिल जाएंगे। गेट एंग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस, अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो क्या आप गुस्से से जवाब देंगे? हरगिज़ नहीं। अगर कोई आप पर इल्ज़ाम लगाता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उस इंसान को सही गलत समझाना, अपनी बात रखना, और फिर भी अगर वो इंसान जानबूझकर समझना नहीं चाहे तो ऐसे इंसान से आइंदा के लिए खबरदार रहना। Reconstruct something we have built with care, even if it has been broken by others. हमारे प्यार से बनाई हुई किसी चीज को कोई तोड़ दे तो क्या करेंगे? यस, हमें उसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, यानी उसे फिर से बनाना चाहिए। अक्लमंदी इसी में है कि जो हम बचा सकते हैं उसे बचाएं, दोबारा बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि रोने धोने और इल्ज़ाम लगाने में अपना वक्त बर्बाद करें। Pick out and enlist the positive and negative qualities from the poem in the respective columns. हमारे पोएम में बहुत सारी खूबियों की बातें की गई हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज़ वो होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, और नेगेटिव क्वालिटीज़ वो होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाल देना चाहिए। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ कौन सी हैं? कीप योर हेड, अपनी जो होशो हवास है उसे कभी खोना नहीं चाहिए। मेक अलाउंस फॉर, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। डोंट गिव वे टू हेटिंग, नफरत में फंसिए नहीं। कीप योर वर्च्यू, अपनी नेकी को बरकरार रखिए। लूज योर हेड, अपने होश खो देना। ट्विस्टेड बाय न्यूज, दूसरों की बातों में आ जाना। टॉक टू वाइज, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करना। टायर्ड ऑफ वेटिंग, बेसब्र होना। Why do the lines in the poem begin with if you can? What effect does this have? हमारी जो पोएम है उसमें जो हर एक लाइन है वो इफ़ यू कैन इस जुमले से शुरू होती है, कि अगर तुम कर सकते हो। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या असर पड़ता है? Firstly, in this poem, the father is giving advice to his son about how his son should behave in any situation, either good or bad. तो सबसे पहले जो है इस पोएम में एक वालिद है, एक फादर है जो अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कि उसका रवैया कैसे होना चाहिए अच्छे हालात में और बुरे हालात में।
Thus, he begins with the if condition, presenting both the type of situations that he may face in his life. तो इसीलिए वो उसके सामने दोनों कंडीशंस को रखना चाहते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, और इसलिए वो if इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. Secondly, using conditional if statement in the poem forces the reader to think as to what he or she would have done if faced with similar situation. और दूसरी बात यह है कि हम एज रीडर्स जब हम उस पोएम को पढ़ते हैं और हमारे सामने जब वो इफ़ कंडीशन आती है, तब हमें भी इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर ये जो सिचुएशन इस पोएम में दी गई है हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे. Thirdly, the use of if you can in the beginning lines of the poem brings uniform flow to the poem and keeps the reader engaged in the conversation. और तीसरी बात यह है कि if you can इन वर्ड्स से जब हमारी पोएम की शुरुआत होती है तो उसमें एक लय आती है और हमारा जो इंटरेस्ट है उस पोएम में बना रहता है. Look at the use of opposite reactions in the poem. हमारी पोएम में ऐसे बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं, जो रद्द अमल हैं, जो ऑपोजिट तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स. तो यहाँ पर देखिए कई सारी लाइंस हैं जिसमें एक चीज़ है जो पॉजिटिव है तो उसकी एग्जैक्ट नेगेटिव चीज़ उसी लाइन में शामिल है. फाइंड 4 other such opposite reactions from the poem. नोट देम डाउन इन योर नोटबुक. तो इसी तरह के और ऐसे 4 रिएक्शंस जो हैं हम पोएम से यहाँ लिखेंगे. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. तो यहाँ पर ट्रस्ट और डाउट ये दोनों ऑपोजिट रिएक्शंस हैं. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. तो यहाँ पर थिंक करने की भी बात की जा रही है और दूसरी तरफ थॉट्स को आप एम मत बनाइए ये भी कहा जा रहा है. ऑन बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. तो यहाँ पर हेट करने की बात हो रही है कि अगर कोई हेट करता है तो आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट करिए. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सपने देखिए लेकिन सपनों को अपना आका मत बनने दीजिए. अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं. इन सवालों के जो जवाब हैं उनका सबका एक्सप्लेनेशन जो है आपको पोएम के एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिल जाएगा. पहला सवाल, से व्हाट आर द टू इम्पोस्टर्स. दो बहरूपिये कौन हैं. ट्रायम्फ एंड डिजास्टर. से व्हाट कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड ऑफ. ये बताइए कि जो बेरहम मिनट है या जो लम्हा है वो किससे बना है. The unforgiving minute can be made up of 60 seconds worth of distance run. Say who. Should you trust when doubted? आपको किस पर भरोसा करना चाहिए जब आप पर लोग शक कर रहे हो. You should trust yourself when doubted. Say who can you talk with and walk with? आप किसके साथ बोल सकते हैं और चल सकते हैं. You can talk with crowds and walk with kings. Say when यानी कब. Can the earth become yours? ये धरती आपकी बन सकती है. The earth can become yours when you fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, when you can keep your virtue and not lose the common touch, and if neither friends nor foes can hurt you. When should you start rebuilding with old tools? आपको पुराने औजारों से फिर से नई शुरुआत कब करनी चाहिए. You should start rebuilding with old tools when the things that you gave your life to have been broken. Say why. Do the knaves twist the truth? कि जो झूठे मक्कार लोग होते हैं वो सच्चाई का तोड़ मरोड़ क्यों करते हैं. Knaves twist the truth to make traps for fools. Say why should you consider all men equally important? ये बताइए कि हमें सब इंसानों को एक जैसा क्यों मानना चाहिए. All men should be considered equally important as everyone has an impact on your life and it allows you to keep your virtue
while not losing the common touch. By treating everyone equal, no one can hurt you more, and at the same time, you can respect them all. Above all, treating all men equal will make you a real man. What should be our attitude towards people of different strata and classes? अलग अलग तबके या दर्जे के लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? Our attitude towards people of different strata and classes should be to treat everyone equally. You should neither treat anyone low nor too much. Everyone should be equal in our eyes. It is only then that we can keep our virtue and not lose the common touch. हमारा रवैया सबकी तरफ एक जैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हर कोई इंसान जो है हमारी आंखों के आगे एक जैसा है। हमें हमारी जो खूबियां हैं उन्हें रखते हुए, बरकरार रखते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो आम लोग हैं उनके साथ अपना राब्ता जो है उसे ना खो दें। What according to Rudyard Kipling is the highest quality that makes a man a true human being? रडियार्ड किपलिंग के हिसाब से वो सबसे आला खूबी कौन सी है जिससे जो आदमी है एक सच्चा इंसान कहलाता है? According to Rudyard Kipling, when you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, then it would make a man a true human being. It means to make good use of every second without wasting on unimportant things. तो रडियार्ड किपलिंग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो वक्त है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। अनफॉरगिविंग मिनट इसलिए कहते हैं कि हर एक लम्हा जो है वो ज़रूरी है। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो बेरहम हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमारा काम है कि उस एक सेकंड का भी, एक मिनट का भी जो है पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए। Identify the figures of speech used from those given in the bracket. Simile, repetition, antithesis, personification, metaphor, alliteration, apostrophe. हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है If you can keep your head when all about you are losing theirs. इसका जवाब है antithesis. Antithesis क्या होता है? जब एक ही आइडिया दो ऑपोजिट तरीके से लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर keep your head भी लिखा है और losing theirs भी लिखा है, यानी losing their heads. Second, if you can meet triumph with and disaster and treat those two imposters just the same. तो ये क्या है? personification. क्योंकि triumph and disaster ये सिर्फ एक ख्याल है, ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें imposter कह रहे हैं, यानी इंसानी खूबी दे रहे हैं। And yet don't look too good nor too wise. ये है repetition, क्योंकि जो word to है वो बार बार repeat हो रहा है। With worn out tools. ये है alliteration, क्योंकि यहाँ पर W से दो words start हो रहे हैं, जैसे with और worn out. Write a letter to your parents thanking them for advising you when you were in a confused state of mind. आपके वालदैन को, आपके पेरेंट्स को एक लेटर लिखिए, खत लिखिए, उनका शुक्रिया अदा करिए जब उन्होंने आपको एक एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, मशवरा दिया था, जब आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे, आप किसी उलझन में थे, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। कवर अप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके आप इस लेटर को लिखिए, और ये जो पॉइंट्स हैं ये लेटर की बॉडी के पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स हैं योर प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन, कि आपका मसला क्या था, आपको किस चीज़ की उलझन थी। द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या मशवरा दिया। हाउ यू फॉलो द एडवाइस, जो सलाह उन्होंने दी उसे आपने फॉलो कैसे किया, यानी उसे कैसे अपनाया। हाउ द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड, मसले का हल कैसे हुआ। योर डीप ग्रैटिट्यूड टू देम, और आप जो है उनका शुक्रिया अदा कैसे करते हैं, दिल से आप उन्हें कैसे थैंक यू कहते हैं। हमारे लेटर का टॉपिक है थैंकिंग पेरेंट्स फॉर एडवाइस ऑन मूविंग टू द हॉस्टल। इस लेटर का हमने जो ट्रांसलेशन है और एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में दिया है, और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग पर आपको टिप्स भी दी हैं।
अब हम सिर्फ इस लेटर को यहाँ पर पढ़ेंगे। Dear Mom and Dad, I hope you are both doing well. I am writing to say a big thank you for the support and advice you gave me when I was struggling with the idea of moving to the hostel. Your guidance meant so much to me, and I wanted to thank you from the bottom of my heart. A few months ago, as you remember, I felt very nervous and unsure about moving to the hostel. The thought of leaving home and the comfort of being with you made me worried. I was afraid I might feel lonely and find it hard to adjust to the new place. The idea of living with new people and changing my routine felt scary. When I shared my worries with you, you both listened patiently and gave me the encouragement I needed. You told me that it was okay to feel nervous and that this decision could help me become more independent and responsible. You said that living in a hostel would help me meet new people and learn to take care of things by myself. Your words helped me to see things differently, and I realized that maybe this was a chance for me to grow and step out of my comfort zone. With your advice in mind, I decided to give it a try and moved into the hostel. At first, it was a bit tough, but soon I started making new friends, learning new things, and enjoying being more independent. I have learned to manage my time better, take care of my own tasks, and balance my studies with other activities. Looking back, I see how much I have grown since I moved here, and I know I couldn't have done it without your support. Thank you, Mom and Dad, for always believing in me and encouraging me to take this step. Now I understand that facing our fears can lead to wonderful experiences. Your support has made me stronger and more confident, and I am very grateful for that. With lots of love, your son, your daughter, etc. Draft a speech to be given during the farewell for Standard 10th on the topic Changes I Would Like in School Education of Our State. आपको एक स्पीच तैयार करनी है आपकी 10th स्टैंडर्ड के फेयरवेल के लिए। स्पीच का जो टॉपिक है वो है चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन ऑफ आवर स्टेट, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे स्टेट का उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं। तो ये जो नीचे स्टेप्स है उनकी मदद से आप आपकी स्पीच लिख सकते हैं। ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, तो स्पीच की शुरुआत जो है सलाम से स्टार्ट करनी है, सैल्यूटेशन से स्टार्ट करनी है, जैसे माय डियर फ्रेंड्स, डियर रिस्पेक्टेड गेस्ट वगैरह। सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना और जिस टॉपिक पर आप बात करने वाले हैं उसके बारे में एक छोटे सी लाइन में बताना। अ कैची थॉट, एपिसोड, न्यूज़ एक्सेट्रा टू स्टार्ट विद, कि किसी एक दिलचस्प कहानी किसी जुमले से शुरुआत करना। 2 to 3 चेंजेस दैट यू सजेस्ट विद योर रीज़न, तो जो आपका टॉपिक है उसमें आपने कहा है कि आप कुछ बदलाव चाहते हैं, तो ऐसे कौन से बदलाव चाहते हैं, ऐसे 2 या 3 मिसाल दीजिए। कंक्लूजन, आखिरी में आपका जो खुलासा है स्पीच का वो दीजिए और फिर अपनी ऑडियंस को थैंक यू कहिए। इस पूरी स्पीच का जो ट्रांसलेशन है हिंदी उर्दू में और स्पीच लिखने के टिप्स जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम सिर्फ इस स्पीच को यहाँ पर पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, teachers, my dear friends, and all my fellow students. I am Neha, a student of class 10, and I'm honored to have the opportunity to speak on behalf of my class today. As we bid farewell to this school, I would like to share some thoughts on the topic changes I would like in school education of our state. Before I begin, I'd like to share a quote from Nelson Mandela, a global icon known for his fight for justice and equality. He once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And this quote deeply connects with me. Even though education is very powerful, it also needs to change with the times. Our school gives us a strong base, but some small changes can make learning
even better for us. Firstly, I believe there should be a greater focus on practical learning alongside theoretical concepts. We often study subjects and memorize formulas, but we don't always get the chance to see how they apply in real life situations. Imagine if we had more hands on experiments in science, practical projects in mathematics, or interactive field trips for history. It would make learning more engaging and help us understand the subjects better. Secondly, I think we should have more emphasis on life skills and emotional well being. While academic subjects are crucial, life skills such as communication, critical thinking, time management, and stress handling are equally important for our future. If we had dedicated classes or workshops on these topics, we would be better equipped to face challenges in life beyond school. Lastly, I feel that the school curriculum should have a space for creativity and passion. Not every student is destined to become a scientist or an engineer, and it's important to encourage diverse talents like art, music, sports, and more. Giving students the freedom to explore their interest will help them discover their true potential and passion. In conclusion, these changes, more practical learning, focus on life skills, and encouraging creativity, could make our education system more effective, inclusive, and exciting. As students, we believe that such changes will prepare us better for the real world and help us grow into well rounded individuals. Thank you all for your time and attention. I hope that as we move forward, our suggestions will be heard and considered for the betterment of education in our state. Wishing all my fellow students a bright future ahead. Thank you. Question 11 प्रोजेक्ट। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको रडियार्ड किपलिंग की कोई 5 फेमस पोएम्स चूज़ करनी है और नोटबुक में लिखकर टीचर को सबमिट करनी है। लाइब्रेरी की मदद ले सकते हैं या इंटरनेट पर भी आपको ये पोएम्स मिल जाएंगी। हमने यहाँ पर कुछ पोएम्स का जिक्र किया है, जैसे गंगादीन, अबाउट अ सर्वर ड्यूरिंग वॉर्स हु डाइज हेल्पिंग वुंडेड सोल्जर्स। तो ये एक ऐसे खादिम की कहानी है जो जंग के दौरान जो ज़ख्मी सिपाही होते थे उनकी मदद किया करता था और ऐसे करते करते वो खुद भी जो है शहीद हो जाता है। मैंडेले अबाउट अ सोल्जर्स लाइफ इन बर्मा। मैंडेले जो है एक सिपाही की कहानी है जो उसकी ज़िंदगी वो बर्मा में गुजारता है, उसके बारे में। बर्मा को आज हम म्यांमार कहते हैं। द फीमेल ऑफ द स्पीशीज शोज हाउ women आर मोर आयरन willed दैन men। तो ये जो पोएम है ये बताती है कि चाहे जो मर्द हैं वो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो औरतें होती हैं वो जहनी तौर पर मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। द बैले ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अबाउट हाउ एन इंग्लिश ऑफिसर एंड एन अफगान स्मगलर बिकम्स फ्रेंड। तो ये जो पोएम है इसमें ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है, यानी एक इंग्लिश ऑफिसर जो वेस्ट से बिलोंग करता है और एक अफगान स्मगलर यानी एक छोटा मोटा कोई चोर होता है जो तस्करी करता है, इन दोनों की दोस्ती कैसे होती है तो इसका इसमें जिक्र है। रिसेशनल क्वीन विक्टोरियाज डायमंड जुबली। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो यूके की, इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा रूल करने वाली जो क्वीन थी, तो उनके बारे में ये उन्होंने पोएम लिखी थी। प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा देखते हैं। Rudyard Kipling's book entitled The Jungle Book is worldwide famous. Its theme and setting of the story attracts the readers from the beginning. Write a book review of Kipling's book The Jungle Book in 100 to 150 words. रडियार्ड किपलिंग की जो किताब है द जंगल बुक दुनिया भर में मशहूर है। उसका जो सब्जेक्ट है और जिस सेटिंग में वो कहानी लिखी गई है, यानी जिस माहौल में
वो सारे रीडर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। शुरू से ही जो पढ़ने वाला होता है उसका बहुत इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। तो इस किताब के ऊपर आप एक रिव्यू लिखिए। जंगल बुक पर तो कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, कार्टून भी बच्चे देख चुके हैं, तो ये जो रिव्यू है आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ आपके हेल्प के लिए एक रिव्यू लिखा है। द जंगल बुक बाय रडियार्ड किपलिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक अराउंड द वर्ल्ड। द जंगल बुक है रडियार्ड किपलिंग की लिखी हुई, दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। It tells the story of a young boy named Mowgli who gets lost in the jungle and is raised by a family of wolves. तो ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोगली है, जो जंगल में खो गया था और उसे कैसे एक भेड़ियों का जो ग्रुप होता है वो उसे बड़ा करता है। The story takes place in the forests of India and Mowgli's adventures with his friends Baloo the bear and Bagheera the black panther are exciting and fun. तो जो कहानी है वो इंडिया के जंगलों की कहानी है और उसमें मोगली और उसके दोस्त जैसे बलू जो भालू होता है और बगीरा जो एक तेंदुआ होता है, उनकी जो कारनामे हैं बड़े ही मज़ेदार हैं और एक्साइटिंग हैं। थ्रू आउट द बुक मोगली लर्न्स इम्पॉर्टेंट लेसन्स अबाउट लाइफ, सर्वाइवल एंड फ्रेंडशिप। तो पूरी किताब में जो है हम बहुत से जो हैं इम्पॉर्टेंट सबक देखते हैं जो ज़िंदगी पर हैं और सर्वाइवल यानी हम कैसे जो है मुश्किल हालात में अपने आप को बचाकर ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं जीने की। एंड फ्रेंडशिप यानी इसमें बहुत सारी जो है दोस्ती की मिसाल है। He faces many challenges, including the fearsome tiger शेर खान who is after him. तो पूरी किताब में आप देखेंगे कि मोगली बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें सबसे बड़ा जो उसके पीछे जो डेंजर होता है वो एक कैरेक्टर होता है जो शेर खान होता है। The story has both happy and sad moments, making it very engaging for the readers. कहानी में खुशी और गम दोनों के लम्हात हैं, जिससे जो है जो पढ़ने वाले की दिलचस्पी बनी रहती है। The book teaches us about the difference between good and evil and the importance of courage and friendship. कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क समझाती है और बहादुरी और दोस्ती की अहमियत समझाती है। The simple and clear writing style makes it a great read for young students. और जो लिखने का तरीका है इस किताब का बहुत ही सिंपल है, सादा है और साफ है। इससे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। Overall, The Jungle Book is a wonderful story that is enjoyable for readers of all ages. तो ओवरऑल जो जंगल बुक है एक बहुत ही शानदार कहानी है और जो हर उम्र का जो इंसान है वो इससे एंजॉय कर सकता है। बुक रिव्यू कैसे लिखा जाता है ये हम आपका जो लेसन है 2.5 स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक रिव्यू उसमें देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करते हैं कि हमारे रिव्यू में है या नहीं। जैसे किताब का नाम, ऑथर का नाम, मेन कैरेक्टर कौन है, कहानी का टॉपिक क्या है और कहानी कहाँ पर सेट है और ये किस टाइप की कहानी है और इसमें और कोई मेन किरदार है और ये कहानी हमें क्या सिखाती है और इसका जो राइटर है उसकी जो राइटिंग का स्टाइल है वो कैसा है और ओवरऑल हम इसके बारे में क्या राय रखते हैं। लैंग्वेज स्टडी, इफ क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए ध्यान से। इफ़ आई प्रैक्टिस हार्ड आई शैल विन द गेम। इफ़ यू बाय अ न्यू कार इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या कॉमन चीज़ लग रही है कि ये जो सेंटेंसेस है दोनों इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़ एक कंडीशन होती है। ईच ऑफ दो सेंटेंसेस हैज़ टू क्लॉजेस, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होते हैं ये आप हमारे वीडियो में ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर क्या बताया है कि इफ़ आई प्रैक्टिस हार्ड इट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और आई शैल विन द गेम ये मेन क्लॉज है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और उसे डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेन क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बगैर भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के बगैर उसका कोई मतलब नहीं होता।
Here the subordinate clause indicates possibility or likelihood. तो सबॉर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर उसका ख़ास मतलब क्या है इफ़ वाले स्टेटमेंट में कि यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी इम्कान या कोई संभावना कि आगे क्या हो सकता है। द टेंस ऑफ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। जो सबॉर्डिनेट क्लॉज का टेंस होता है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर टेबल में क्या लिखा है कि अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होगा। अगर सिंपल पास्ट में है तो ये मेन क्लॉज वुड और उसका जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वुड, हैव और पास्ट पार्टिसिपल में आपका मेन क्लॉज होगा। Complete the following sentences. If I like it, I will buy it again. तो यहाँ पर ये कंडीशनल क्लॉज हमें दिया था और हमने इसे मेन क्लॉज लिखकर यहाँ पर कंप्लीट किया है। कंडीशनल क्लॉज जो है देखिए वो सिंपल प्रेजेंट में है और मेन क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में है। इफ़ इट रेन्स वी विल हैव अ हॉलीडे, ये मिसाल भी इसी तरीके की है। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है सिंपल प्रेजेंट में है और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है। इफ़ यू रीच्ड ऑन टाइम यू वुड कैच द ट्रेन, यहाँ पर हमें मेन क्लॉज दिया हुआ था और हमने जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखा है। तो मेन क्लॉज में देखिए यू वुड कैच द ट्रेन, ये कौन सी मिसाल है, ये दूसरे नंबर की मिसाल है कि हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट में है, यू रीच्ड ऑन टाइम, और जो मेन क्लॉज है उसका अब स्ट्रक्चर देखिए जिसमें वुड है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टू कैच ये जो हमारा वर्ब है उसका बेस फॉर्म है ये। चौथी मिसाल, इफ़ शी हैड ओबेड हर पेरेंट्स शी वुड हैव बीन आउट ऑफ ट्रबल। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये जो है ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये देखिए ये हैड है और ये टू ओबे इस वर्ब का जो है पास्ट पार्टिसिपल है ओबेड। और जो मेन क्लॉज है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वुड, हैव और पास्ट पार्टिसिपल। तो शी है, शी के बाद देखिए वुड है, हैव है और ये जो बीन है तो ये कौन से वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, टू बी इस वर्ब का ये पास्ट पार्टिसिपल है। Pick out the lines that contain the following figures of speech. Antithesis, opposite ideas. If all men count with you but none too much. तो opposite ideas क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम all men भी कहते हैं और none too much भी कहते हैं। तो all और none जो है ये opposite है। Personification, if you can dream and not make dreams your master. तो यहाँ पर हम जो ड्रीम्स हैं यानी एक ख्याल उसे हम इंसानी खूबी दे रहे हैं मास्टर बनने की। रेपिटिशन, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। रेपिटिशन किस चीज का हो रहा है, ये जो वर्ड है टू ये रिपीट हो रहा है। मेटाफर, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वोन आउट टूल्स। तो जो वोन आउट टूल्स हैं वो क्या हैं, जो पुराने औजार होते हैं, इस्तेमाल किए हुए औजार होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में हम औजारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंसानों की, कि जब आप थक जाए, हार जाए, तब भी आप जो हैं आप रुकिए मत, आप अपने आप को उठाइए और फिर से जो है बिल्ड करना शुरू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।